हैं जब वीरू काका मिट्टी की हांडी में मटन चढ़ाते थे तो हवा भी अपना रुख बदल लेती थी ताकि खुशबू हर घर तक पहुंच सके। लेकिन पिछले 1 साल से गांव की हवा उदास थी। वीरू काका ने कसम खा ली थी कि अब वो मटन नहीं पकाएंगे। क्यों? ये किसी को नहीं पता था। बस उन्होंने अपनी कलछी टांग दी थी और घर के बाहर खटिया पर लेटकर दिन भर आकाश निहारा करते थे। सुकेश अपने दालान में बैठा चाय पी रहा था कि तभी डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। चिट्ठी पढ़ते ही सुकेश के हाथ से चाय का ग्लास लगभग गिरते गिरते बचा। उसका दोस्त भूपेश जो पास ही मूली चबा रहा था बोला, क्या भैला सुकेश, चिट्ठी में बम रखा है क्या? चेहरा ऐसा पीला पड़ गया जैसे बासी कढ़ी देख ली हो। सुकेश ने माथा पीटते हुए कहा, भूपेश, बम फटता तो एक बार जान जाती, यहाँ तो इज्जत जाने वाली है। मेरे ससुर जी आ रहे हैं 3 दिन बाद। भूपेश ने हंसते हुए कहा, अरे तो इसमें कौन सी आफत है, ससुर जी आ रहे हैं, दामाद की खातिरदारी होगी, मिठाई मिठाई मिलेगी, खुश हो जा। सुकेश ने उसे घूरा, तुझे खाने की पड़ी है? मेरे ससुर जी शौकीन आदमी हैं। जब रिश्ता पक्का हुआ था मैंने जोश जोश में डींग हाँक दी थी कि हमारे गांव का अहुना मटन पूरी दुनिया में मशहूर है। अब उन्होंने लिखा है कि वो खास वही मटन खाने आ रहे हैं। अगर वीरू काका ने मटन नहीं बनाया तो मेरी नाक कट जाएगी। भूपेश ने मूली चबाना बंद किया और गंभीर होकर बोला, बात तो गंभीर है भाई। वीरू काका तो आजकल पानी भी अपनी मर्जी से नहीं उबालते, लेकिन चिंता मत कर, तेरा भाई भूपेश है ना, हम काका को मना लेंगे। अगली सुबह सुकेश और भूपेश वीरू काका के घर पहुँचे। काका अपनी खटिया पर लेटे नीम की दातुन चबा रहे थे और मालती काकी आंगन में अनाज साफ कर रही थी। सुकेश ने बड़ी विनम्रता से कहा, पाए लागी काका, कैसी तबीयत है? वीरू काका ने एक आंख खोल कर देखा और बोले, तबीयत तो ठीक है, पर तुम दोनों सुबह सुबह मक्खन लेकर क्यों आए हो? सीधे मुद्दे की बात करो। भूपेश ने थूक गटका, काका, वो सुकेश के ससुर जी आ रहे हैं। उनकी अंतिम इच्छा, मतलब उनकी प्रबल इच्छा है कि आपके हाथ का अहुना मटन खाएं। वीरू काका ने दातुन थूकी और कड़क आवाज करके बोले, ना, कह दिया ना, हमने वो काम छोड़ दिया है। अब हम संन्यास पर हैं। मटन, मसाला और मिट्टी की हांडी सब मोह माया है। सुकेश गिड़गिड़ाया, काका, मेरी इज्जत का सवाल है, गांव की नाक का सवाल है। काका ने हाथ झटक दिया, अरे जाओ, इज्जत काम से बनती है, मटन से नहीं। पिछले साल मुखिया जी के बेटे की शादी में बनाया था, किसी ने स्वाद की तारीफ नहीं की, बस सब जल्दी लाओ चिल्ला रहे थे। अहुना मटन सब्र का खेल है और आजकल के लोगों में सब्र है ही नहीं, बस ठूंसे जा रहे हैं। मेरा मटन बहरों के लिए संगीत जैसा हो गया है, किसी को कदर ही नहीं, इसलिए हमने कसम खाई है, अब कलछी नहीं उठाएंगे। सुकेश और भूपेश मुंह लटकाकर बाहर आ गए। भूपेश ने खुजलाते हुए कहा, भाई काका तो इमोशनल हो गए, अब क्या करें? सुकेश ने दांत भींचते हुए कहा, काका नहीं बनाएंगे तो क्या हुआ, विधि तो पता ही है। मिट्टी की हांडी, सरसों का तेल, खड़ा लहसुन और प्याज हम खुद बनाएंगे। भूपेश ने डरते हुए कहा, सुकेश देख ले, काका का हाथ शेर का पंजा है और हमारा हाथ बिल्ली का पंजा भी नहीं है। ससुर जी के आने में 1 दिन बाकी था। सुकेश ने ठान लिया था कि वो खुद बनाएगा। उसने बाजार से सबसे महंगी मिट्टी की हांडी खरीदी, एकदम ताजा मटन लाया और असली सरसों का तेल। सुकेश और भूपेश खेत के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर गए ताकि कोई देख न पाए। सुकेश ने YouTube पर वीडियो देखा जो नेटवर्क ना होने की वजह से अटक अटक कर चल रहा था। भूपेश, वीडियो में बोल रहा है कि हांडी को हिलाना बहुत जरूरी है ताकि मसाला जले नहीं। सुकेश ने निर्देश दिया। आग जलाई गई, हांडी चढ़ाई गई। खुशबू तो नहीं, पर धुएं ने दोनों का हाल बेहाल कर दिया। आधे घंटे बाद सुकेश ने कहा, अब इसे हिलाना है।
उसने हांडी पकड़ी और जोर से हिलाया। हांडी का ढक्कन जो आटे से सील था खुल गया और गरम तेल की कुछ बूंदें आकर उस पर गिर गई। आग भड़की और सुकेश के हाथ से हांडी छूटकर लुढ़क गई। मटन, प्याज और सुकेश की इज्जत सब मिट्टी में मिल गया। भूपेश जो एक पेड़ के नीचे बैठकर मटन का इंतजार कर रहा था, दौड़ कर आया। अरे गजब हो गया, सत्यानाश। अब ससुर जी को क्या खिलाएगा? उबली हुई लौकी? सुकेश जमीन पर बैठ गया। खत्म, सब खत्म। तभी पीछे से आवाज आई, अरे मटन पका रहे हो कि ईंट भट्टा जला रहे हो? दोनों ने मुड़कर देखा। मालती काकी खड़ी थी, हाथ में गोबर के उपले लिए। वो खेत की तरफ जा रही थी पर धुआं देखकर रुक गई। मालती काकी ने बिखरा हुआ मटन देखा और हंस पड़ी। अरे पगलो, अहुना मटन ताकत से नहीं नजाकत से बनता है। तुम तो ऐसे हिला रहे थे जैसे दही बिलो रहे हो। सुरेश काकी के पैरों पर गिर गया। काकी, आप ही बचा सकती हैं। काका मान नहीं रहे और मुझसे बन नहीं रहा। कल ससुर जी आ जाएंगे। मालती काकी ने सुकेश के सिर पर हाथ रखा और कहा, उठो, तुम्हारे काका जिद्दी हैं, पत्थर नहीं। उन्हें बस ये लगता है कि लोग अब एक दूसरे के साथ बैठकर प्रेम से नहीं खाते। तुम एक काम करो। काकी ने सुकेश के कान में कुछ फुसफुसाया। सुकेश का चेहरा खिल उठा। ससुर जी यानी दीनानाथ जी आ चुके थे। भारी भरकम मूछें और कड़क आवाज। दोपहर का समय था। सुकेश ने अपने घर के बड़े आंगन में दरी बिछाई थी, लेकिन वहाँ सिर्फ ससुर जी ही नहीं थे। सुकेश ने भूपेश को, गांव के पोस्ट मास्टर को और 2-4 बुजुर्गों को भी न्योता दिया था। वीरू काका अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी भूपेश दौड़ता हुआ आया। काका, अनर्थ हो गया। सुकेश ने अपने ससुर जी को कह दिया कि वो खुद मटन बना रहा है और उसने कढ़ाई में पानी और हल्दी डाल दी है। वो हल्दी वाला उबला मटन खिलाने वाला है। ससुर जी बहुत गुस्से वाले हैं। अगर वो कच्चा पक्का खाएंगे तो सुकेश की चमड़ी उधेड़ देंगे। वीरू काका चौंके। क्या? हल्दी वाला पानी अहुना मटन के नाम पर? भूपेश ने नाटक करते हुए कहा। हाँ काका, और सुकेश कह रहा था कि वीरू काका ने सिखाया नहीं तो जो बना वही सही। अब तो आपके नाम की भी मिट्टी पलीद होगी। वीरू काका का बावर्ची वाला अभिमान जाग गया। अरे हट, मेरे नाम पर कलंक लगाएगा? कहाँ है वो नालायक? काका अपनी लाठी टेकते हुए सुकेश के घर पहुँचे। वहाँ देखा तो सच में सुकेश एक बड़ी सी हांडी में सिर्फ पानी और बड़ी बड़ी प्याज काट कर डाल रहा था। ससुर जी और बाकी मेहमान बात करने में मशगूल थे। वीरू काका सीधे चूल्हे के पास गए, सुकेश को कोहनी मारी और धीरे से बोले, हट जा, ये क्या कांजी बना रहा है? मटन है कि मरीज का काढ़ा? सुकेश ने मन ही मन मालती काकी को धन्यवाद किया। ये उन्हीं का प्लान था कि काका को उनकी कला के अपमान का डर दिखाओ। सुकेश ने भोलेपन से कहा, काका आप तो माने नहीं, तो मैंने सोचा जैसे तैसे बना लूं। वीरू काका ने अपनी धोती की खोंस ठीक की। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक आ गई। चुपचाप बैठ और सुन। भूपेश, जा मेरे घर से वो पुरानी काली वाली हंडी और मेरे मसालों का डब्बा लेकर आ। आज इस गांव को पता चलेगा कि असली चंपारण अहुना क्या होता है। अगले 2 घंटे तक सुकेश के आंगन में एक अलग ही नजारा था। वीरू काका ने कमान संभाल ली थी। उन्होंने मटन को धोया, उसमें दही, सरसों का तेल, कच्चा नहीं पका हुआ, खड़े लहसुन की पूरी गांठें जो अहुना की जान होती है, लाल मिर्च और अपने जादुई मसाले मिलाए। और सबसे जरूरी हिस्सा था मैरिनेशन। काका ने मटन को मसालों के साथ ऐसे मिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को तेल लगाती हो। फिर उसे हांडी में भर दिया और हांडी के मुंह को आटे की लोई से सील कर दिया। दीनानाथ जी ने अपनी कुर्सी से उठकर पूछा, अरे भाई, ये ढक्कन बंद कर दिया, अब पता कैसे चलेगा कि पका है या नहीं? वीरू काका ने बिना देखे कहा, बाबूजी, अहुना मटन आँखों से नहीं नाक से चेक किया जाता है। जब ये पक जाएगा तो हांडी खुद बताएगी।
काका ने हांडी को धीमी आंच पर रख दिया। अब शुरू हुआ इंतजार। वीरू काका ने शर्त रख दी, जब तक हांडी नहीं खुलेगी कोई मोबाइल नहीं देखेगा। सब एक साथ बैठेंगे और बातें करेंगे। अगर किसी ने जल्दबाजी की तो मैं हांडी फोड़ दूंगा। शुरुआत में सब हिचकिचा, लेकिन धीरे धीरे बातें शुरू हुई। दीनानाथ जी ने अपने जमाने के किस्से सुनाए, भूपेश ने गांव की हंसी मजाक वाली बातें की और सुकेश ने देखा कि लोग सच में जुड़ रहे थे। वीरू काका बीच बीच में हांडी को कपड़े से पकड़कर जोर जोर से हिलाते ताकि मटन नीचे लगे नहीं और हर टुकड़ा बराबर पके। 1.5 घंटे बाद हांडी के आटे में से एक बारीक सी दरार बनी और वहाँ से जो भाप निकली उसने पूरे आंगन को अपने वश में कर लिया। वो खुशबू मसालों की तीखी महक और गोश्त के पकने की सौंधी गंध का मिश्रण थी। दीनानाथ जी की मूंछें फड़कने लगी, भूपेश के मुंह से लार टपकने लगी। वीरू काका ने अंगीठी से हांडी उतारी। तैयार है। सब जमीन पर पत्तलों के सामने बैठ गए। वीरू काका ने आटे की सील तोड़ी, एक सफेद धुएं का गुबार उठा और उसके साथ जो महक आई उसने सबके होश उड़ा दिए। मटन का रंग गहरा भूरा हो चुका था, तेल ऊपर तैर रहा था और लहसुन की कलियां मक्खन की तरह घुल चुकी थीं। काका ने खुद सबके पत्तल परोसे। दीनानाथ जी ने पहला कौर तोड़ा। मांस इतना गला हुआ था कि हाथ लगाते ही हड्डी से अलग हो गया। उन्होंने मुंह में डाला और आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर दीनानाथ जी ने आंखें खोली और बोले, वीरू भाई, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खाया है, लेकिन ये खाना नहीं है, ये तपस्या है। भूपेश तो बस खाए जा रहा था, उसे बोलने तक की सुध नहीं थी। सुकेश ने काका की तरफ देखा। काका मुस्कुरा रहे थे। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश नहीं थे, बल्कि ये देखकर खुश थे कि सब लोग एक साथ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी फोन के खाने का आनंद ले रहे थे। वीरू काका ने सुकेश के कंधे पर हाथ रखा और सबके सामने बोले, देखो, मटन तो कोई भी पका सकता है, लेकिन स्वाद तब आता है जब खाने वाले और पकाने वाले के बीच प्रेम हो। इस लड़के ने हांडी फोड़ दी, मटन जला दिया, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि इसे अपनी इज्जत से ज्यादा अपने परिवार की खुशी प्यारी थी। बस इसी भावना ने मुझे मजबूर कर दिया। दीनानाथ जी ने हंसते हुए कहा, तो दामाद जी, पास हो गए तुम। अगली बार आऊंगा तो मटन नहीं, बस इस काका से मिलने आऊंगा। सुकेश ने चैन की सांस ली। उसकी इज्जत बच गई थी। उस रात सुकेश और भूपेश बर्तन साफ कर रहे थे, क्योंकि मालती काकी ने कहा था कि दावत के बाद बर्तन लड़के ही धोएंगे। भूपेश ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, सुकेश, मटन तो जबरदस्त था, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। काका ने जादुई मसाला कौन सा डाला था? मैंने डिब्बे में देखा, वो तो साधारण जीरा धनिया था। सुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भूपेश, जादुई मसाला डिब्बे में नहीं था, वो काका के सब्र में था। और हाँ, उस डर में था कि कहीं हम उन्हें हल्दी वाला पानी ना पिला दें। दोनों दोस्त ठहाका मारकर हंस पड़े। गांव में फिर से वही पुरानी खुशबू लौट आई थी और वीरू काका की खटिया पर टंगी कलछी वापस चूल्हे के पास पहुंच गई थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी चीज का असली स्वाद जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सब्र और अपनों के साथ में आता है, चाहे वो रिश्ता हो या मिट्टी की हांडी में पकता हुआ मटन।